किसी भी राष्ट्र की ताकत उसके पॉलिटिकल करेक्टनेस, इकोनॉमी से कम, न्यूक्लियर पावर से ज्यादा है। यह सच भले ही कई लोग न मानते हो, पर जब हम नॉर्थ कोरिया जैसे देश को देखते हैं तब इस बात को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। आप ही बताइए, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, हर हाल में नॉर्थ कोरिया से सालों नहीं जन्मों आगे है, पर जब नॉर्थ कोरिया का सन की एक बटन दबाने की धमकी देता है तो क्या अमेरिका शांत नहीं हो जाता? किसी ने सही कहा, टू गेन इमेंस पावर गो न्यूक्लियर। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा जिसने न्यूक्लियर पावर गेन के लिए नहीं, बचाव और शांति के लिए बनाया। उसी के सामने पाकिस्तान जैसा राष्ट्र जो न्यूक्लियर की धमकी देते रहता है और आतंक की बात करता है, वैसे ही कुछ राष्ट्रों में से एक राष्ट्र की बात यानी ईरान की बात आज हम करने जा रहे हैं। ईरान उन देशों में आता है जो प्रोग्रेस की बात करता है पर प्रोग्रेसिव नहीं। मुस्लिम राष्ट्रों का मसीहा बनना चाहता है पर बन सकता नहीं। न्यूक्लियर स्टेट बन अपने आप को सुपर पावर नेशन बनाना चाहता है, पर इजराइल यह होने देना चाहती नहीं। इजराइल का संघर्ष अपने पड़ोसी राष्ट्रों से सालों का है, जिसमें ईरान भी शामिल है। ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना यानी इजराइल जैसे राष्ट्र का खात्मा। ईरान के इस सपने को पूरा करने के लिए कमर कस चुके कई साइंटिस्ट को मोसाद ने उन्हें उनके अंजाम पहुंचाया। उन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट मोशेन फखरीजादे मशादी कई सालों से इजराइल इंटेलिजेंस के रडार में थे। इजराइल इस थ्रेट से कैसे डील करने वाली है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। साल 1987 मोशेन फखरेजादे ने शाहिद बेहेस्ती यूनिवर्सिटी से बीएससी इन न्यूक्लियर फिजिक्स की डिग्री हासिल की। उससे पहले फखरेजादे का इन्वॉल्वमेंट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में था। अपनी डिग्री पाने के बाद फखरेजादे ने अपनी पढ़ाई इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू की और यहां से उन्होंने पीएचडी इन न्यूक्लियर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज की डिग्री हासिल की। आगे चलकर साल 1991 में तेहरान में स्थित इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के मेंबर बने और फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। उनका करियर पूरी तरह से प्रोग्रेसिव था और वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। अर्ली 2000s में फखरेजादे ने बायोलॉजिकल स्टडी सेंटर, जो फिजिक्स रिसर्च सेंटर का सक्सेसर था, उस इनिशिएटिव को लीड किया। परंतु साल 2007 उन पर बहुत सी मुसीबतों को लेकर आने वाला था। दरअसल फखरेजादे का इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च के साथ ग्रीन सॉल्ट प्रोजेक्ट में था। अब ये दो प्रोजेक्ट दरअसल था क्या, यह जानना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन का काम था ईरान मिलिट्री, या यूं कहे कि ईरान डिफेंस के लिए नए नए टेक्नोलॉजी से लेकर हथियारों पर काम करना। और दूसरा द ग्रीन सॉल्ट प्रोजेक्ट दरअसल ईरान का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में यूरेनियम प्रोसेसिंग से लेकर हाई एक्सप्लोजिव और मिसाइल वॉरहेड डिजाइन किए जाते थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि ईरान में तैनात सीआईए के स्पाइज ने किसी तरह एक इंपॉर्टेंट लैपटॉप को ईरान से बाहर अमेरिका तक स्मगल किया। इस लैपटॉप को जब सीआईए ने एक्सेस किया तो पाया कि इस लैपटॉप में ईरानियन सीक्रेट प्रोजेक्ट सॉल्ट प्रोजेक्ट से लेकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे। न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से लेकर अंडरग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटीज के डिजाइन व कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सब कुछ इस लैपटॉप में मौजूद थे। बस इसी लैपटॉप के जरिए यह भी इंफॉर्मेशन मिली कि फखरेजादे ग्रीन सॉल्ट प्रोजेक्ट, या यूं कहे कि ईरानियन एटॉमिक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। सीआईए के रडार में पूरी तरह से कुछ टॉप साइंटिस्ट इंक्लूडिंग मोशेन फखरेजादे मशादी भी था। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह तक कह डाला कि मोशेन फखरेजादी इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी का जो टीचर है वह दरअसल उसका कवर है। हकीकत में ही इज इन्वॉल्व इन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। साल 2006-7 के बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फखरेजादे के सारे एसेट्स फ्रीज किए। यहां तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन शॉर्ट IAEA ने फखरेजादे से इंटरव्यू करने की बात रखी, लेकिन ईरान ने फखरेजादे को IAEA के समक्ष प्रस्तुत होने ही नहीं दिया। यह बात खत्म हुई नहीं। IAEA ने फखरेजादे का बैकग्राउंड चेक करने की मांग तुरंत उठाई। यूएन डेजिग्नेशन के अनुसार फखरेजादे वो सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साथ ही साथ आर्म्ड फोर्स लॉजिस्टिक्स साइंटिस्ट थे और उससे पहले फिजिक्स रिसर्च सेंटर के हेड थे।
IAEA ने फिर से रिक्वेस्ट किया फखरेजादे को फिजिक्स रिसर्च सेंटर में, जब वो हेड थे तब, उस वक्त की गतिविधि को जानने के लिए इंटरव्यू करने को, परंतु ईरानियन गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को भी मना कर दिया। अंत में यूएन ने यह बात ऑफिशियली अपने रिपोर्ट में साल 2007 में लिखी कि मोहसिन फखरेजादे मशादी वॉज अ की फिगर इन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। खैर, इन सब के पश्चात साल 1979 से 2003 अमाद नाम का प्रोजेक्ट चला, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। उसके बंद हो जाने के बाद फखरेजादे ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च को लीड करने का काम किया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार यह ऑर्गेनाइजेशन ईरानियन गवर्नमेंट फंड कर रही थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम पर काम करना था। फखरेजादे के कारनामे यही खत्म नहीं होते। साल 2007 में द संडे टाइम्स को एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ, जिसके अनुसार फखरेजादे वॉज ए चेयरमैन ऑफ फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट FEDAT। हकीकत में यह FEDAT और कुछ नहीं पर ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का कवर था। फिजिक्स रिसर्च सेंटर के की फिगर होने के नाते फखरेजादे को ईरान के पहले यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के पार्ट्स और प्लानिंग पर काम करने की जवाबदारी सौंपी गई। साल 2012 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोहसिन फखरेजादे मशादी को तेहरान एटॉमिक वेपन गुरु तक कह डाला। इसके पश्चात साल 2014 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फखरेजादे को ईरान ओपनहाइमर तक कह डाला। यह सारी चीजें सिर्फ अमेरिकी इंटेलिजेंस ही नोट कर रही थी, ऐसा नहीं था। इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी मोहसिन फखरेजादे मशादी के मूवमेंट्स पर नजर गड़ा के बैठी थी। इजराइल का इतिहास न्यूक्लियर साइंटिस्ट के खिलाफ पहले से ही सख्त था। इराक हो या ईरान या अन्य उनके कोई भी जानलेवा पड़ोसी हो, इजराइल और स्पेशली मोसाद ने हमेशा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही रखी है। साल 2007 से इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने धीरे धीरे कई साइंटिस्ट को उनके अंजाम पहुंचाना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बारी बारी से अलग अलग तरीकों से मोसाद ने उन्हें मौत के घाट उतारा। इन साइंटिस्ट में से दारिश रनेजाद को मोसाद के एजेंट्स ने मोटरसाइकिल से गनशॉट द्वारा मार गिराया। वहीं दूसरे साइंटिस्ट माजिद शाहरियारी के कार में एक्सप्लोजिव लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तीसरे साइंटिस्ट अहमदी रोशन भी कार में एक्सप्लोजिव अटैच कर मारे गए। चौथे साइंटिस्ट मौसूद अली मोहम्मदी को भी उनके घर के पार्किंग में 2 मोटरसाइकिल वाहनों ने कार में एक्सप्लोजिव अटैच कर मौत के घाट उतारा। एक के बाद एक असैसिनेशन से ईरान परेशान हुआ जरूर, पर रुका नहीं। और अब ईरान यह भी जानता था कि मोहसिन फखरेजादे मशादी मोसाद की टॉप प्रायोरिटी है। फखरेजादे की सिक्योरिटी हद से ज्यादा टाइट रखी गई। इन अ वे ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ईरान। ऐसा नहीं है कि मोसाद ने फखरेजादे के असैसिनेशन अटेम्प्ट न किए हो, परंतु मोसाद को कोई खास सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन साल 2018 से मोसाद और स्पीड में लग गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर समझौते को रद्द किया। अब बात करते 27 नवंबर 2020 की, जब सब कुछ बदलने वाला था। दरअसल इस दिन फखरेजादे के सिक्योरिटी टीम ने उन्हें कहीं भी बाहर न जाने की हिदायत दी ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। यहां तक फखरेजादे के बेटे ने भी उन्हें बाहर न जाने की रिक्वेस्ट की, परंतु फखरेजादे ने यह बात यह कह के टाल दी कि उसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। इसलिए उनका तेहरान वापस लौटना बहुत जरूरी है। आप सभी को बता दें कि मोहसिन फखरेजादे उस वक्त अपने विला में थे, जो तेहरान सिटी के आउटस्कर्ट में था। अली शमखानी, सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास ईरानियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि फखरेजादे पर अटैक हो सकता है, परंतु इस थ्रेट को सीरियस इसलिए न लिया गया क्योंकि असैसिनेशन की धमकी आम सी बात हो गई थी। ऐसे थ्रेट्स अब लगभग रूटीन बेसिस पर आने लगे थे। 27 नवंबर 2020 मोहसिन फखरेजादे और उनकी पत्नी ब्लैक निसान कार में बैठ तेहरान के लिए रवाना हुए। उनका विला जो अब सार्थ में था, उससे तेहरान दूर था। निसान को ड्राइव मोहसिन फखरेजादे कर रहे थे। कोविड लॉकडाउन के चलते पूरा रास्ता खाली था। फखरेजादे के गाड़ी के पीछे 3 आर्म्ड व्हीकल उनके प्रोटेक्शन में थी। इन 3 आर्म्ड व्हीकल में लगभग 11 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे जो हुआ उसके कई मल्टीपल वर्जन सामने आए। यानी मोहसिन फखरेजादे कैसे मारा गया, उसके अलग अलग प्रकार सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वुड से भरी एक ट्रक फखरेजादे के कार के पास पहुंच एक्सप्लोड होती है। पीछे से कुछ गनमैन आकर बॉडीगार्ड्स पर फायरिंग करते हैं। इस गन फाइट में 3 बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं और जो अनजान 4 गनमैन थे वह भी मारे जाते हैं। रही बात फखरेजादे की,
तो गन फाइट में उनकी भी मौत हुई। वहीं जो सबसे एक्यूरेट वर्जन सामने आया वह यह था कि कोई गनमैन द्वारा यह असैसिनेशन नहीं हुआ, जबकि असैसिनेशन रिमोट कंट्रोल मशीन गन से हुआ। जी हां, रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से। दरअसल हुआ यह कि इस मशीन गन द्वारा गनफायर हुआ, जिसे फकरेजादे समझ न पाया। इस मशीन गन को सैटेलाइट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। यह मशीन गन पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस था। यह मशीन गन इस हद तक एक्यूरेट था कि करीब 150 मीटर के डिस्टेंस से फायर हुआ और एक भी गोली बाजू में बैठी फकरेजादे की वाइफ को न लगी, बल्कि 13 बुलेट्स फकरेजादे के जिस्म में उतरी और मौका-ए वारदात में उनकी मौत हुई। इस गन फायर के बाद वह रिमोट कंट्रोल मशीन गन अपने आप ब्लास्ट हो जाता है, या यूं कहे कि मीलों दूर बैठे इसके ऑपरेटर इस डिवाइस को नष्ट कर देते हैं। यह वर्जन सबसे सटीक और एक्यूरेट वर्जन है फकरेजादे के असैसिनेशन का। ईरानी गवर्नमेंट ने इस वर्जन को गलत करार करते हुए कहा कि दुश्मन देश, इन शॉर्ट इजराइल, इतना बेवकूफ नहीं कि इस तरह का अटैक करे। रिमोट कंट्रोल मशीन गन जो एआई और फेस रिकॉग्निशन से लैस है, आखिर उसे ईरान स्मगल कैसे किया गया? और तो और अटैक के बाद दुश्मन देश के हाथों अपनी बेहतरीन आधुनिक टेक्नोलॉजी को कोई क्यों छोड़ जाएगा? ईरानियन अथॉरिटीज द्वारा इन क्वेश्चंस या स्टेटमेंट का हेवीली क्रिटिसाइज वर्ल्ड मीडिया ने किया, और क्रिटिसाइज करते कई लोगों का यह मानना था कि ईरान यह फेलियर एक्सेप्ट न कर पा रही है और इसी के कारण इस स्टेटमेंट से खुद का लेम डिफेंस करे जा रही है। क्लेम्स कुछ भी हो, पर इस बात को डिनाई कोई नहीं कर सकता कि मोहसेन फकरेजादे मशादी वाज डेड, और इसी के साथ ईरान के न्यूक्लियर पावर होने का सपना भी फिलहाल के लिए ना बराबर है। फरवरी 2021 द जूश क्रॉनिकल्स मैगजीन ने डिटेल अकाउंट फकरेजादे के असैसिनेशन पर लिखा। उनके अनुसार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम सिर्फ और सिर्फ मोसाद ने दिया। इस ऑपरेशन में यूएस का कोई इन्वॉल्वमेंट न था। इसे एग्जीक्यूट मोसाद के 20 एजेंट्स ने किया। रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स के अलग अलग पार्ट्स एजेंट ईरान तक लेकर पहुंचे। पूरे इक्विपमेंट को ईरान में ही असेंबल किया गया। इस पूरे डिवाइस को बॉम्ब के साथ अटैच किया गया ताकि मिशन अकम्प्लिश हो जाने पर पूरे डिवाइस को एक्सप्लोड कर इस टेक्नोलॉजी को दुश्मन से दूर रखा जा सके। रही बात इस मिशन को एग्जीक्यूट करने की, तो मोसाद के एजेंट्स ईरान में पोस्टेड लोकल अंडरकवर से मिल फकरेजादे को टॉप सर्वेलेंस पर रखते हैं। जब यह बात की पुष्टि हो चली कि फकरेजादे अपने विला से तेहरान पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ने वाला है, तभी उस रूट पर लोकल एजेंट्स ने रिमोट कंट्रोल मशीन गन को उस रोड पर पोजीशन किया। इस पूरे डिवाइस को सैटेलाइट के थ्रू मोसाद तेहरान भी नहीं बल्कि ईरान के बाहर से ऑपरेट कर रहा था। जरा सोचिए किस फैंटास्टिक प्लान से मोसाद ने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। खैर, ऑपरेशन पूरा हुआ और फकरेजादे मारा गया। इस मौत के बाद ईरानी गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आई। तेहरान से लेकर पूरे ईरान में नाकाबंदी हुई। गाड़ियों की तलाशी से लेकर एयरपोर्ट से लेकर हर वह पॉसिबल एग्जिट की चेकिंग हुई, लेकिन किसी भी आदमी को वे पकड़ न पाए। हाँ, कुछ लोकल ईरानियंस को अरेस्ट किया गया, पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस पर ईरान न पहुंच पाया। यह बात अलग है कि ईरान ऑपरेशन मेथड्स को नकारने में लगी रही। यह वही बात हुई जैसे पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को नकारता है। ईरान के सिवाय और उन्हें सपोर्ट करने वाले देशों के सिवाय सबने मान लिया कि व्हाट इजराइल इज केपेबल ऑफ। तो दोस्तों, यह कहानी थी इजराइल इंटेलिजेंस के उस मिशन की, जिसने फिर से यह साबित कर दिया कि अगर स्वयं की रक्षा या अस्तित्व की बात आए तो इजराइल पूरी ताकत लगा देगी अपने दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की। और हाँ, आप सभी सब्सक्राइबर यानी परिवार वालों के लिए एक न्यूज़ है। हमारा ऑफिशियल चैनल अब स्पॉटिफाई पर भी है, जिसे अगर आपका मन हो तो अवश्य फॉलो करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।